कहानी की शुरुआत में एक फ्यूनरल होता है। एक जवान लड़का पहाड़ी पर किसी को दफना रहा है। वो क्लियरली उसके लिए पिता समान थे। वो याद करता है कि कैसे वो नाइट जब जिंदा था तो उसे काफी फिजिकली अब्यूज करता था। फिर भी वो लड़का प्रॉमिस करता है कि वो उसके घोड़ों का अच्छा ख्याल रखेगा। फ्यूनरल के बाद वो काफी देर तक वहीं घूमता रहता है। सोचता है कि अब आगे की जिंदगी कैसे शुरू की जाए। काफी सोचने समझने के बाद वो डिसाइड करता है कि एशफोर्ड मेडॉ के टर्नी में जाएगा और खुद एक प्रॉपर नाइट बनने की कोशिश करेगा। तभी गेम ऑफ थ्रोन्स का आइकॉनिक म्यूजिक बजता है। लड़का होराइजन की तरफ देखता है। उसके अंदर उम्मीद जग जाती है और फिर थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट आता है। वो पेड़ के पास जहां उसके मेंटोर की बॉडी दफन है अपना पेट खाली करता है। इसके बाद वो तीनों घोड़ों में से एक पर बैठता है और फाइनली अपना सफर शुरू करता है। बस यहीं से सीरीज का टोन सेट हो जाता है। जहां गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन में कभी कभी कॉमेडी होती है, ये शो तो ऑलमोस्ट मॉन्टी एंड द हॉली टाइप फुल कॉमेडी लगता है। बस जॉर्ज आर मार्टिन की दुनिया में सेट है। तो आगे जो भी आए उसे जज करते वक्त ये टोन याद रखना बेहतर होगा। एशफोर्ड मेडो जाते हुए रास्ते में हेज नाइट एक पब में रुकता है। वहाँ उसका वेलकम एक छोटा बच्चा करता है जिसके सिर पर बाल नहीं है। नाइट उसे बोलता है कि जब तक वो खाना खाने के लिए अंदर जाता है घोड़ों का ध्यान रखे और उन्हें ओट्स भी खिला दे। पब ऑलमोस्ट खाली है, लेकिन इनकीपर उसे बैठने को बोलती है और कहती है कि थोड़ी देर में खाना और ड्रिंक मिल जाएगा, जो देखने में काफी अनहाइजेनिक लगता है। वो कैजुअली मेंशन करती है कि महंगाई की वजह से सबकी जिंदगी मुश्किल हो गई है, फिर भी लोग टर्नी जैसे एंटरटेनमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि सबको पता है कि उससे किसी की जिंदगी बेहतर नहीं होती। हेज नाइट जैसे ही अपना ओपिनियन देने वाला होता है, एक शराबी बंदा नींद से उठ जाता है। वो नाइट को बोलता है कि उससे दूर रहे क्योंकि वो उसे उसके सपनों में डरा रहा था। फिर वो अपना बिल पे करता है और अपने कमरे में चला जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो कॉइन वो देता है उस पर टारगेरियन सिजिल बना है। इसका मतलब हो सकता है कि वो खुद टारगेरियन है या फिर किसी न किसी तरह से टारगेरियन से कनेक्टेड है। क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग वो शराबी बंदा प्रिंस डेरन टारगेरियन है। इनकीपर हेज नाइट से कहती है कि उस नशेड़ी को इग्नोर करे और नाइट वही करता है। चुपचाप अपना खाना खाता है और फिर एशफोर्ड मेडॉ की तरफ दोबारा निकल पड़ता है। स्टबल में जाकर वो देखता है कि वो बच्चा उसका आर्मर पहनकर उसके घोड़े पर बैठकर नाइट बनने का ड्रामा कर रहा है। हेज नाइट उसे डांटता है और बोलता है कि तमीज से बिहेव करे क्योंकि वो एक नाइट के सामने खड़ा है। लेकिन बच्चा उल्टा नाइट के कपड़ों और एटीट्यूड पर कमेंट कर देता है। बोलता है कि ये चीजें उस नाइट को सूट नहीं करती जो अभी नाइट बना ही नहीं। फिर जब उसे पता चलता है कि हेज नाइट टर्नी में जा रहा है तो वो उसके साथ चलने और उसका स्क्वायर बनने की रिक्वेस्ट करता है। नाइट सोचता है कि इनकीपर शायद बच्चे की माँ होगी और पूछता है कि वो अलाउ करेगी या नहीं। तब बच्चा क्लियर करता है कि इनकीपर उसकी माँ नहीं है, वो एक अनाथ है, इसलिए उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। वो किसी भी रैंडम नाइट का स्क्वायर बन सकता है। फिर भी हेज नाइट उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है। जो पैसे प्रॉमिस किए थे वो दे देता है और एशफोर्ड की तरफ निकल जाता है। लोर के हिसाब से ये बच्चा एक्चुअली प्रिंस एगॉन टारगेरियन है, जो शायद डेरन के साथ घूम रहा होता है। और जब डेरन का ज्यादा टाइम सिर्फ पीने में ही जाता है तो समझ आता है कि ये बच्चा इस रैंडम हेज नाइट के साथ भागने के लिए इतना उतावला क्यों है। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर नाइट सबसे पहले गेम मास्टर से मिलता है ताकि टर्नी में अपना नाम रजिस्टर करवा सके। यहीं पर हमें पता चलता है कि उसका नाम डंक है। वो बताता है कि वो सर एरलिन ऑफ पेनिट्री का स्क्वायर था और उसका दावा है कि एरलिन ने अपनी तलवार से उसे नाइट बनाया था। गेम मास्टर थोड़ा मजाक में बोलता है कि उस नाइटिंग सेरेमनी को घोड़ों और एक चिड़िया के अलावा किसी ने देखा ही नहीं, इसलिए सिर्फ डंक की बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। डंक पूरी कोशिश करता है समझाने की कि वो सच बोल रहा है। थोड़ी देर डंक की टांग खींचने के बाद गेम मास्टर कहता है कि उसे पर्सनली फर्क नहीं पड़ता कि डंक प्रॉपर नाइट है या नहीं। उसके हिसाब से डंक को टर्नी में एंटर करना चाहिए। वो या तो नाम कमा लेगा या ट्राई करते हुए मारा जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि लॉर्ड एशफोर्ड ऐसे वनेबल नाइट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करता है जो सच में वॉरियर्स या राजकुमार हैं। ये सुनकर डंक काफी मायूस हो जाता है और ऑफिस से निकलने लगता है। लेकिन लगता है गेम मास्टर उसकी सिचुएशन थोड़ा समझ गया है, इसलिए वो लास्ट मोमेंट पर डंक से पूछता है क्या टर्नी में कोई ऐसा है जो सर एरलिन को नाम से पहचान सकता हो। डंक बताता है कि उसने टर्नी ग्राउंड पर एक पेविलियन में हाउस डेंडोरियन का बैनर देखा था। उसे याद है कि सर एरलिन ने काफी साल पहले डॉन में सर मैनफ्रेड के डैड के अंडर सर्व किया था, इसलिए मैनफ्रेड को एरलिन का काम जरूर याद होगा।
गेम मास्टर क्लियरली बोल देता है कि अगर अगले 24 घंटे के अंदर मैनफ्रेड डंक के फेवर में वाउच कर देता है तो डंक को टर्नी में एंट्री मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सीधा बाहर। साथ ही गेम मास्टर डंक की हालत देखकर उसे एक और रियलिटी चेक देता है। अगर डंक किसी तरह टर्नी में एंटर कर भी ले और फिर हार जाए तो उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा, और अगर उसके पास बाद में अपना सामान वापस खरीदने के पैसे नहीं हुए तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। डंक अपने स्किल्स पर थोड़ा डाउट करने लगता है, लेकिन फिर भी गेम मास्टर को यकीन दिलाता है कि बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। मैदान में इधर उधर ढूंढने के बाद डंक फाइनली हाउस डेंडोरियन के कैंप तक पहुंचता है, लेकिन वहां के एस्कॉर्ट्स बताते हैं कि मैनफ्रेड इस वक्त सो रहा है। डंक पूछता है कि वो कब मिलेगा, तो गार्ड्स बोलती हैं कि सूरज डूबने के बाद दोबारा ट्राई करना। इसके बाद डंक अपने घोड़े से बात करता है ट्रू नाइट का मतलब क्या है। तभी डंक की मुलाकात सर स्टेफन फॉसफे और उसके कजन सर रेमन फॉसफे से होती है। दोनों काफी एग्रेसिव तरीके से फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्टेफन बड़ी ही आसानी से रेमन को हरा देता है। जीतने के बाद स्टेफन डंक को भी फाइट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन डंक मना कर देता है और फॉसफे से दूर चला जाता है। उसका मानना है कि ऐसी फाइट जीतने या हारने का कोई मतलब नहीं जो टूर्नामेंट का हिस्सा ही ना हो। क्योंकि डंक के पास टेंट नहीं होता, वो पास की नदी पर जाता है, खुद को साफ करता है और थोड़ा प्रेजेंटेबल बनने की कोशिश करता है ताकि मैनफ्रेड से मिल सके। शाम को वो फिर हाउस डेंडेरियन के कैंप में जाता है, लेकिन एस्कॉर्ट्स बताती हैं कि मैनफ्रेड अभी भी सो रहा है। डंक उन्हें अपनी मजबूरी समझाता है, पर गार्ड्स उसे एडवाइस देती हैं कि किसी और के टूर्नामेंट के लिए अपनी बॉडी रिस्क में डालने से अच्छा है अपना ख्याल रखे। लेकिन ये बात डंक का इरादा नहीं बदलती। उसकी पूरी जिंदगी एक ही सोच के साथ गुजरी है कि मर्द होने का मतलब लड़ना होता है और जो लड़ नहीं सकता वो बेकार है। ये टॉक्सिक माइंडसेट डंक एक दिन में तो भूलने वाला नहीं। शायद इस टर्नी के दौरान धीरे धीरे कुछ सीखे। देखते हैं। फिलहाल वो शाम को एक स्टेज शो देखने चला जाता है। वहीं पर उसकी मुलाकात दोबारा रेमन से होती है। रेमन बोलता है कि डंक का स्टेफन से फाइट न करना बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि स्टेफन टूर्नामेंट से पहले ही लोगों को जख्मी कर देता है ताकि कंपटीशन कम हो जाए। डंक हैरान होता है कि रेमन इतनी पिटाई के बाद भी ठीक कैसे घूम रहा है। रेमन मजाक में कहता है कि पिटना उसके खून में है। फिर भी रेमन टूर्नामेंट में पार्ट नहीं ले सकता क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्वायर है। डंक का मानना है कि उसे लड़ने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो एक वॉरियर है। इतनी सारी फाइटिंग टॉक के बाद रेमन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, भूख लगी है? डंक मान लेता है कि वो भूखा है, तो रेमन उसे बराथियन कैंप ले जाता है ताकि दोनों कुछ खाना खा सके। वैसे भी मैनफ्रेड अभी अवेलेबल नहीं है, तो खाली पेट घूमने से बेहतर है पेट भरकर इंतजार करना। बराथियन कैंप में जगह मिलते ही डंक की मुलाकात होती है लायनल बराथियन से, जिसका निकनेम है द लाफिंग स्टॉर्म। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो या तो काफी ज्यादा जोक्स क्रैक करता है या फिर बहुत ज्यादा हंसता है, शायद दोनों। लेकिन जैसे ही लायनल बोलना शुरू करता है, क्लियर हो जाता है कि सेटअप और पंच लाइन का उसे ज्यादा आइडिया नहीं है। उसका स्टैंड अप कॉमेडी अटेम्प्ट काफी बुरा फ्लॉप हो जाता है। जब उसे खुद एहसास हो जाता है कि उसने अपनी ही कॉमेडी बिगाड़ दी है, तो वो अनाउंस कर देता है कि जो भी टूर्नामेंट में उसे हराएगा उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। इस अनाउंसमेंट से क्राउड एकदम एक्साइटेड हो जाता है। म्यूजिक बजने लगता है और सब लायनल के फेल जोक को भूल जाते हैं। मौज मस्ती के बीच डंक नोटिस करता है कि लायनल एक साइड में चुपचाप बैठा है, तो वो उसे अप्रोच करता है। दोनों के बीच एक काफी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होती है, डंक की हाइट, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल प्रेजेंस को लेकर। फिर लायनल थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि डंक बिना कुछ दिए उससे कोई फेवर मांगने आया है। जैसे ही डंक क्लियर करता है कि वो लायनल की गुड बुक्स में घुसने नहीं आया बल्कि बस खाने में इंटरेस्टेड है, लायनल रिलैक्स हो जाता है। एक्चुअली डंक की ये ऑनेस्टी लायनल को काफी इम्प्रेस कर देती है, इतना कि वो डंक को एक डांस के लिए इनवाइट कर लेता है। डांस थोड़ा एग्रेसिव लगता है, लेकिन यहीं से इन दोनों के बीच एक नई दोस्ती की नींव पड़ती नजर आती है। म्यूजिक खत्म होने के बाद जब लगभग सब लोग नशे में धुत हो चुके होते हैं, लायनल और डंक बैठकर बात करते हैं। लायनल अपने बैटलफील्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और डंक अपने नाइट बनने के चांसेस को लेकर बात करता है। कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकलता क्योंकि डंक खुद श्योर नहीं है कि उसके पास अपना नाम बनाने के लिए काफी टैलेंट है या नहीं। फिर भी ये एहसास होता है कि अगर फ्यूचर में डंक के साथ कुछ गलत होता है तो लायनल को ये रात और ये कॉन्वर्सेशन याद रहेगी और शायद तब लाफिंग स्टॉर्म उसके काम आ जाए। एपिसोड के आखिर में डंक फाइनली मैनफ्रेड से मिलता है, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मैनफ्रेड को एलन के कॉन्ट्रीब्यूशंस याद ही नहीं। इस वजह से वो डंक के लिए वाउच करने से मना कर देता है
और डंक का टर्नी में पार्ट लेने का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल टूटा सा और डिसअपॉइंटेड डंक वापस उस जगह आता है जहां उसने अपने घोड़े पार्क किए थे। वहां उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। वही बच्चा आग जलाकर मछली पका रहा है। डंक बोलता है कि वो उसे वापस घर छोड़ देगा, लेकिन बच्चा कहता है कि अगर डंक किंग्स लैंडिंग तक चला गया तो उसका टर्नी में हिस्सा लेने का जो भी चांस है वो मिस हो जाएगा। ये एक सॉलिड हिंट है कि बच्चा टारगेरियन है, लेकिन डंक ये नोटिस नहीं करता। उसे लगता है कि बच्चा फ्ली बॉटम से होगा, जहां लोअर क्लास लोग रहते हैं। वैसे भी बच्चा डंक के कपड़े साफ कर चुका होता है, आग जला चुका होता है, मछली पकड़ चुका होता है और घोड़ों को साफ भी कर देता है। ये सब देखकर डंक थोड़ा नरम दिल हो जाता है और फैसला करता है कि शायद वो इसे अपना स्क्वायर बना सकता है। जब डंक उसका नाम पूछता है तो बच्चा बोलता है कि उसका नाम एग है, जो ऑब्वियसली उसके असली नाम एगॉन का शॉर्ट फॉर्म है। लगता नहीं कि वो अपनी पहचान छुपा रहा है। जैसे डंक बोलता है कि उसका नाम डंकन का शॉर्ट फॉर्म है, वैसे ही एगॉन कैजुअली बोल देता है, मेरा नाम एग है। सिंपल। डंक एग को अपना स्क्वायर एक्सेप्ट कर लेता है अगर वो टर्नी में एंट्री पाता है तो, अगर नहीं तो एग को साथ रखने का कोई पॉइंट नहीं होगा। रात को सोने से पहले दोनों एक फॉलिंग स्टार देखते हैं, जो जनरली लक का साइन माना जाता है। अब ये लक सच में काम करेगा या नहीं, ये तब पता चलेगा जब डंक और एग दोबारा टर्नी ग्राउंड्स में जाकर किसी लॉर्ड या नाइट से डंक के लिए वाउच करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो फेल भी हो गया तो दोनों को फिर से कोई और रास्ता पकड़ना पड़ेगा और ऐसा टर्नी ढूंढना पड़ेगा जहां हेज नाइट बिना किसी साइन ऑफ के पार्टिसिपेट कर सकते हों। मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई तो एग सीक्रेटली अपना टारगेरियन सिजिल निकालकर किसी नोबल बैकग्राउंड वाले को डंक के सपोर्ट के लिए कन्विंस करेगा। देखेंगे क्या होगा अगले एपिसोड में। लेकिन यहाँ कुछ और बातें बताना चाहूंगी। जब एपिसोड एरलिन को दफनाने से शुरू हुआ था, एरलिन सिर्फ मेंटोर नहीं था, डंक की पुरानी पहचान थी। और उसी पल एरलिन के साथ डंक का टेम्परेरी मिला हुआ नाइट का स्टेटस भी खत्म हो जाता है। पहाड़ों के नीचे उतरना यानी असली दुनिया में एंटर करना। डंक अपनी पहचान और जिम्मेदारी खुद संभालने वाला इंसान बन गया है। डंक के पास 3 घोड़े हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाता कौन सा ले। 3 घोड़े यानी पॉसिबल फ्यूचर्स, फेलियर, सर्वाइवल और ट्रू नाइटहुड। वो बिना प्लान के चूज करता है। डंक अपना फ्यूचर प्लान नहीं करता, बस आगे बढ़ता है। उसका पॉटी करना कोई चीप जोक नहीं था। आर्मर पहनने आदमी भी कमजोर, ऑकवर्ड और इंसान होते हैं। ट्रू नाइटहुड का मतलब परफेक्शन नहीं, ऑनेस्टी होती है। पब कीपर का महंगाई वाला डायलॉग रैंडम नहीं है। इसका मतलब है लोग टर्नी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी रियल लाइफ का स्ट्रेस वहाँ कुछ वक्त के लिए गायब हो जाता है। लोग फाइट देखते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी ऑलरेडी एक फाइट है। और डंक जिस ग्लोरी के पीछे भाग रहा है वो दुनिया के लिए मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट भी हो सकती है। डैरेन सिर्फ एक नशेड़ी नोबल नहीं है, उसका कैरेक्टर एक डीपर सिंबॉलिज्म कैरी करता है। ये दिखाता है कि टारगेरियन का ब्लड ऑटोमेटिकली ग्रेटनेस का गारंटी नहीं देता और रॉयल पावर भी कभी कभी एम्प्टी, लॉस्ट और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। इसका एक शार्प कंट्रास्ट डंक के साथ भी नजर आता है। डैरेन जन्म से नोबल है लेकिन मॉरली कमजोर है, जबकि डंक का जन्म हम्बल है लेकिन वो मॉरली सिंसियर और प्रिंसिपल्ड है। ये एक क्लासिक बर्थ राइट वर्सेज अर्न वर्थ का थीम हाईलाइट करता है। असली हीरो वो नहीं जो जन्म से पावर में हो, बल्कि वो है जो अपने एक्शंस और चॉइसेस से अपनी वैल्यू बनाता है। गेम मास्टर के सीन में डंक अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता है और सच बोलता है कि उसे सर एरलिन ने नाइट बनाया है। लेकिन चाहे वो सच बोल रहा हो, कोई प्रूफ नहीं है और दुनिया के रूल्स के हिसाब से उसका वर्ड काफी नहीं है। यानी दुनिया सिर्फ सच से नहीं चलती बल्कि पेपर वर्क और विटनेस पर डिपेंड करती है। नाइट होना सिर्फ बिहेवियर या इंटेंशन से नहीं बल्कि वैलिडेशन से आता है, चाहे वो मॉरल हो या लीगल। इसका मतलब है कि डंक मॉरली एक नाइट है लेकिन लीगली अभी नहीं। अब अगर मेनफिट की बात करें तो उसे एरलिन याद नहीं, जो दिखाता है कि लॉयल्टी का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा याद रखे जाओ और छोटे लोग हिस्ट्री में अक्सर गायब हो जाते हैं। ग्लोरी और रिकॉग्निशन सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके नाम बड़े होते हैं और छोटी कंट्रीब्यूशन अक्सर ओवरलुक हो जाती है। इस वजह से डंक के अंदर एक छोटा सा डर भी जगता है, मुझे भी एरलिन की तरह भुला दिया जाएगा। ये मूवमेंट डंक के लिए एक रियलिटी चेक है कि चाहे आप मॉरली सही हो, दुनिया हमेशा इंसाफ नहीं करती। फॉसफे कजन स्टेफन और रेमन का प्रैक्टिस फाइट एक छोटा सीन लगता है, लेकिन इसमें एक गहरा मतलब छुपा है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का। स्टेफन अपने गुस्से को स्ट्रैटेजी के रूप में यूज करता है, जबकि रेमन दर्द को नॉर्मल समझकर एक्सेप्ट करता है। डंक इन दोनों के बीच अटका हुआ लगता है और इससे दिखता है कि सोसाइटी ने उसे एक पुराना और हार्श रूल सिखाया है।
मर्द वही है जो पिट सकता है और पीट सकता है। ये सीन हाईलाइट करता है कि डंक की दुनिया अभी भी एक ऐसे फ्रेमवर्क में है जो ताकत और मर्दानगी को सिर्फ वॉयलेंस से मेजर करता है, और डंक को ये समझना होगा कि अपनी अलग पहचान और ट्रू ऑनर सिर्फ खुद की चॉइसेस से मिलता है, किसी और की नहीं। लायनल बैराथियन का सीन पहले थोड़ा कॉमिक लगता है, उसका जोक फेल हो जाता है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक गहरा मतलब है, अपनी कमजोरी दिखाना और अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब लायनल डंक को अपने रियल सेल्फ के साथ डांस में इन्वॉल्व करता है तो ये दिखाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ फ्लॉलेस इमेज या परफेक्ट पर्सोना में नहीं होती, बल्कि जो अपनी कमजोरियों और हदें एक्सेप्ट कर लेता है वही सच में पावरफुल होता है। इस सेंस में लायनल एक मिरर की तरह काम करता है जो फ्यूचर में डंक को दिखाता है कि स्ट्रेंथ और ह्यूमैनिटी साथ साथ हो सकते हैं, और हीरो बनने के लिए सिर्फ ब्रूट स्किल्स या रेपुटेशन काफी नहीं है। अब अगर एग की बात करें तो उसका नाम ही उसकी पहचान का एक बीज है। एग का नाम दिखाता है कि वो अभी पूरा नहीं पर अंदर से ग्रो करने वाला है। जैसे अंडा ड्रैगन बनने के लिए रेडी होता है, वैसे ही एग का डेवलपमेंट अभी पेंडिंग है। डंक और एग की जोड़ी काफी स्ट्रॉन्ग है। डंक ने अपनी बहादुरी, ऑनेस्टी और एक्शन से इज्जत कमाई, सिर्फ टाइटल या रॉयल ब्लड की वजह से नहीं। वहीं एग का इनहेरिटेड डेस्टिनी मिलकर उनकी जर्नी का बेस बनते हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में जो फॉलिंग स्टार दिखाया गया है वो सिर्फ एक उम्मीद का साइन है, कोई गारंटी नहीं। ये दिखाता है कि डेस्टिनी का प्रॉमिस नहीं है, बस पॉसिबिलिटी है। यानी शो का फोकस किस्मत पर नहीं, चॉइसेस पर है। डंक और एग की जर्नी का आउटकम उनके फैसलों और एक्शन पर डिपेंड करेगा, ना कि किसी फिक्स्ड डेस्टिनी पर। नाइट होना टाइटल नहीं, डिसीजन है। हीरो बनना ब्लड से नहीं, एक्शन से आता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, अपना ख्याल रखिए।